मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार आयोजित जनगणना कॉन्फ्रेंस में अपना संबोधन दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार की जनगणना भले ही 8वीं है, लेकिन सबसे हटके है। कोविड के कठिन काल में स्वाभाविक रूप से जनगणना संभव नहीं थी, लेकिन अब और अधिक शुद्धता और पारदर्शिता के साथ यह दायित्व निभाना है। सीएम ने कहा कि गणनाओं की शुद्धता और बारीकियों के लिए प्रशिक्षण हुआ है। अब प्रतिबद्धता और निष्पक्षता सबसे पहली शर्त है। जनगणना के कई अर्थ निकले जाएंगे, इसलिए स्पष्टता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सर्वोपरि रहनी चाहिए। इस मौके पर सीएम ने कई जानकारी देते हुए कई निर्देश भी जारी किए हैं। प्रशासनिक अधिकारी सारी गंभीरता के साथ सारी बातों को लेंगे और इस आधार पर ये हमारी जो मूल जिस कारण से हमने कॉन्फ्रेंस रखी उसकी सफलता मिलेगी। सड़क, अस्पताल, स्कूल ये सब आपकी बनाए हुए बुनियाद पे ही खड़े होंगे, जिस आधार पर सही से गणना हो जाए, सही से चिंता हो जाए भविष्य की दृष्टि से। अब ये बात सही है कि हमारी जो पद्धति है उस पद्धति के अंदर जाकर के देखने के लिए जो हमारा लोअर स्टाफ है, उस लोअर स्टाफ के अंदर की भी कई चुनौतियां हैं। वो क्षेत्र की चुनौती, चंबल की चुनौती अलग प्रकार की है, विंध्य और बाकी जगह की अलग प्रकार की। तो कहीं ना कहीं क्रॉस चेक जरूर करते रहना। एक चुनौती ये आएगी हमारे बीच में से, राजनीतिक दृष्टि से भी और बाकी दृष्टि से भी। इस जनगणना का कई अर्थ निकलेंगे, उन कई अर्थों की कई प्रकार की चुनौतियां आएगी, तो उससे निपटने की तैयारी में स्पष्टता रहे, पारदर्शिता रहे और हमारी प्रतिबद्धता भी, जो शासन के पीछे का भाव है कि आखिरकार हम निचोड़ निकालें, तो निचोड़ में कोई हमारे लिए कोई दूसरा कारण नहीं बने। हमारी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता में हमारी निष्पक्षता भी सबसे पहले रहना चाहिए। आज सच ये जवाब, इस बार की जनगणना भले ही 8वीं है, लेकिन सबसे हटके भी है। एक तो ये आमतौर पर 10 साल के समय सीमा के बाहर जाने वाली है। जो चक्री क्रम आपका आता था वो उसका क्रम तो 21 में निकल गया, लेकिन अब ये 26 चल रहा है, तो 26 में हम अपने उस समय से थोड़ा बाहर जा रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही कि कोविड और कठिन काल में स्वाभाविक रूप से वो संभव नहीं था उस परेशानी को। और एक चुनौती और है, जिस चुनौती के बलबूते पर हम सब अपने इस बदलते परिवेश में आपको जो हमारे समाज की सब गणना का जो विशेष काम दिया है, उन गणनाओं की शुद्धता के लिए, गणनाओं के अंदर की सारी बारीकियों के लिए आपका बहुत अच्छे से प्रशिक्षण हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूं। ये तो बात सही है। वैसे तो ये आपने बताया कि वैदिक काल से हम कौन है, हमारे समाज की जो पद्धति है वो उस तरह से जानी जाती है। अब वो तो एको द्वितीय नास्ति, हम तो ब्रह्म से जुड़ने वाले लोग हैं, हम तो प्रकृति मात्र से प्रेम करने वाले लोग हैं। लेकिन वस्तुतः हम सब वर्गीकृत रूप से अपनी अपनी नीचे तक की गणना में जब आएंगे, तो जनगणना की दृष्टि से, जैसे हमारे यहाँ अभी सीएस ने कहा कि हमारे मजरा टोला की आवासीय बस्तियों की भी अपनी एक रचना है, उसके अपने प्लस माइनस है, लेकिन उसका हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे आदिवासी अंचल में सहजता के साथ रहने की एक पद्धति है। लेकिन एक और चीज है, बेचरा गांव भी है। जो बेचरा गांव, जिन गांवों का बाद में बसना उजड़ना है कोई कहानी है, लेकिन ऐसे गांवों के अंदर भी ठीक से गणना हो जाए, बेचरा गांव पुनः आबादी करे जा सकते हैं, या उनके संबंधित विकास के लिए भविष्य में रोडमैप जब बनाने जाएंगे तो चुनौती उसकी भी आने वाली है। जैसे आप सब इसकी चिंता करेंगे, हमारे राज्य का उस बड़े अभियान में हमको दिन भर मनोयोग से बैठना भी है, उसका लाभ भी लेना है, और हमारे यहाँ विधानसभा के आने वाले सारे प्रश्नों के समय पे जवाब देकर के विधानसभा के सत्र को भी आप अच्छे से संचालित करवाएंगे। इस अपेक्षा के साथ मेरी अपनी ओर से पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजा करके, जिन्होंने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया। इस प्रकार की जनगणना कराना हमें जन मालूम है कि जनगणना प्रारंभ हुई और उसके बाद ये पहली बार इस प्रकार की जनगणना का रिकॉर्ड 1936 में आखिरी बार हुई थी, जो सामाजिक स्तर की जनगणना। सही है ना? 31 में हुई, तो 31, और अभी क्या चल रहा है?
तो कितने 26 साल हुए, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक रिकॉर्ड बन रहा। हम सब मिलकर के आज जो अपने से अपेक्षा की भारत सरकार ने, उस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे अच्छे कार्यक्रम की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात करने आया हूं तो ऐसा लगा कि बाकी बातें तो आप जनगणना की करेंगे, लेकिन पूरे प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आए हैं, कलेक्टर आए, कमिश्नर आए। ऐसे में विधानसभा सत्र भी हमारे सिर पे ही है। तो 16 तारीख से होने वाला सत्र जो 6 मार्च तक चलेगा, जिले के अंदर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। तो हम सब जानते हैं, सरकार को कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनना पड़े। कहीं न कहीं हमारी अभी जो घटनाएं ध्यान में आ रही है, उन सबसे आप सब चुनौती के साथ, लेकिन जल रचनाएं जो बन रही है उसमें मुआवजे वाले मसले आ गए हैं, तो बहुत संवेदनशील तरीके से निपट लें। और ये बात सही है, आप अगर कोई कठिनाई आ रही तो मार्गदर्शन ले लें, लेकिन हम ये सब चाहेंगे कि आखिरकार विकास का कारवा भी बढ़े और हमारे व्यवस्थाओं का नियंत्रण भी हमारे हाथ में रहे। कुछ तरीके हो सकते हैं, उस पर हम प्रदेश स्तर पर गंभीरता के साथ रास्ते निकाल रहे हैं, लेकिन आपको ये मान के चलना कि अंततः हमारा संवेदना स्थानीय बासिंदों के साथ भी है। किसी का भी मकान, जमीन, दुकान अगर कुछ होता है तो उसके मन में उसका लगाव भी होता है। हमको विकास भी चाहिए, लेकिन उसकी भावनाओं का ध्यान रखना। ऐसे में हमारे पास कोई तकलीफ नहीं है, उदारता के साथ ऐसे कई बड़े अपने राज्य का इतिहास है कि हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए, सारे प्रोजेक्ट पूरे हुए। इसमें दोबारा कोई ऐसी बात नहीं आना चाहिए कि कोई इसके कारण से, तो इसका समयबद्ध तरीके से अंदर तक जाकर के बीमारी की जड़ तक चले जाओ, और अंदर से संवेदनशीलता की जरूरत हो तो वहां तक घुस करके हमारे नेटवर्क से सारे विषय खत्म हो जाना चाहिए। त्योहार भी, होली जैसा बड़ा त्योहार सामने आ रहा है, शिवरात्रि भी हमारे सामने है। ऐसे में शांति समितियों के साथ आप बाकी सारा प्रबंध तो कर ही रहोगे, लेकिन हमारी जनभावनाओं का भी ध्यान रखें, ये सारे कार्यक्रम अच्छे से करें। हाई अलर्ट पर प्रशासन आप रखें, और कुल मिलाकर के मिलावटी मिठाई, आजकल रंगों के अंदर मिलावट, ऐसी कई प्रकार की चुनौतियां हैं। हमारे द्वारा भी अच्छे आदर्श भी, अब जैसे हम जब प्रदर्शनी में जाते हैं तो आप गुलाल और ये कई प्रकार के केमिकल मुक्त सब प्रकार की चीजें दिखाते हैं, तो उसकी होली भी तो करवा के बताओ कैसे हो रही। आदर्श होली अच्छे से हो, जहाँ लोगों को कष्ट कम हो, मूल भावना सामाजिक समरसता की दिखे, सब आनंद के साथ निर्विघ्न रूप से, कोई जगह एक बार भी कोई झंझट नहीं हुई और खूब आनंद से संपन्न हो गई। सभी को लगना चाहिए हमारी दक्षता के आधार पर परस्पर सौहार्दता के बेहतर से बेहतर उदाहरण कैसे बने।